भारत के बहुत सारे पत्रकार हैं जो टाइम मैगजीन और ऐसे पश्चिमी अखबारों में लिखने को ही अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और उनके साथ मिलकर भारत को बदनाम करने वाले लेख लिखते हैं। उन्हें भारतीय होने पर गर्व नहीं है, लेकिन वो अपने बायोडेटा में बहुत गर्व से लिखते हैं कि वो इन पश्चिमी पत्रिकाओं और अखबारों में कॉलमिस्ट हैं और अक्सर पश्चिमी मीडिया के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। हमारे ही देश के बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो हमारे ही देश की बदनामी अपने अपने कॉलम्स में इन अखबारों में, पश्चिमी अखबारों में और मैगजीन्स में लिखकर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों का यह सिलसिला नया नहीं है, बहुत पुराना है। वर्ष 2019 में मैंने प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू किया था और तब मैंने उनसे ये पूछा था कि जब इस तरह की आलोचनाएं होती हैं तो उनके मन पर क्या बीतती है। आपने कहा कि आप भी हम लोगों की तरह ही हैं और आप आम इंसान की तरह जीते हैं और आपका मन भी आम इंसान जैसा ही है, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग आपके लिए हुआ इस दौरान, इस चुनाव प्रचार में तो बहुत हुआ, पहले भी हुआ। चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन। आप शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिसके बारे में इतने ज़्यादा अपशब्द कहे गए। तो आप नेता हैं, इतने तजुर्बेकार हैं, वो बात अलग है, आपको आदत होगी और सुनते सुनते शायद आदत पड़ गई होगी, लेकिन आप क्योंकि आम इंसान हैं, आपके मन में कभी इस बात का दर्द भी होता होगा कि आपसे ऐसी क्या गलती हुई जो ये सारी शब्दावली आपके नाम के साथ जुड़ी। कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। और ये आज से नहीं, पिछले 20 साल से पीता आया। हमारा तो अनुभव है जी, हम जैसे लोग, और मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों लोग हैं, हम जिस गरीबी से निकलते हैं, हम जिस पिछड़ेपन से निकलते हैं, तो हमने डगर डगर अपमान सहे हैं जी। अपमान सहते सहते ही निकले। ये बड़े लोग हमको डांटते हैं जी, हमने तो वो भी जिंदगी देखी है जी। रेल के डिब्बे में चाय बेचते थे तो कोई भी हमें डांट देता था जी, क्योंकि हमने हमेशा माना सब बड़े लोग हैं। आज भी हमको सब लोग डांटते हैं, गालियाँ देते हैं, भद्दे भले भले हुए शब्द कहते हैं। अब हम बचपन से इसी को हमारा मान के चलते हुए, हमारा जन्म ही इस प्रकार से गरीबी में हुआ है, पिछड़ों में हुआ है। तो ये बड़े बड़े लोग हुए, नामदार है, उनके जहन में ही भरा हुआ है कि ये बाकी लोग तो तुच्छ हैं। तो मुझे जो गालियाँ पड़ती है उसका मूल कारण वो मानसिकता है। तो आपने ये देखा कि टाइम मैगजीन जैसी मैगजीन, जिसे लोग, दुनिया के लोग बहुत प्रतिष्ठित मानते हैं, बड़ी इज्जतदार मैगजीन मानते हैं, उस मैगजीन ने भी कितना एक तरफा आर्टिकल भारत के बारे में लिखा है। और लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है लोगों की मर्जी। लोगों की मर्जी कैसे पता चलती है? वो पता चलती है चुनाव से। और लोकतंत्र में सरकार कैसे बनती है? चुनाव में जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जो चुनाव में जीतता है, उसकी सरकार बनती है। फिर संसद भी वैसे ही बनती है, कानून भी वैसे ही बनते हैं। और यहां टाइम मैगजीन ने भारत की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल उठाने की कोशिश की है, जब वो ये कहता है कि चुनाव जीतना अलग बात है और देश चलाना अलग बात है। अब आप सोचिए कि टाइम मैगजीन ने बिल्किस बानो को उसी सूची में शामिल कर लिया जिस सूची में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को शामिल किया है। वही सूची जिसमें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया है, उसमें बिल्किस बानो का नाम भी है। और बिल्किस बानो, जैसे हम आपको कह रहे थे, आपको अपनी याददाश्त पर जोर डालना पड़ेगा बिल्किस बानो के बारे में पता लगाने के लिए। बिल्किस बानो वही महिला हैं जिन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन किया था और मुस्लिम महिलाओं को एकजुट करके वहां पर सर्दियों में कई महीनों दिन रात वहां पर अपने बच्चों के साथ बैठाया था। और शाहीन बाग आंदोलन का परिणाम दिल्ली दंगों के रूप में पूरे देश ने देखा था, क्योंकि शाहीन बाग में ही दिल्ली दंगों की योजना बनी। दंगों की जांच में यह बात सामने आ रही है कि इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग और पीएफआई जैसी कट्टरपंथी संस्थाओं का हाथ था। वहीं से फंडिंग आती थी। ये जो सारे लोग यहां बैठे हैं महीनों तक, पैसा कहां से आया? फंडिंग आ रही थी पीएफआई जैसी कट्टरपंथी संस्थाओं से।
बिल्किस बानो को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल करके टाइम मैगजीन ने भारत की संवैधानिक प्रक्रिया और भारत की संसद को नीचा दिखाने की कोशिश की है। पीएफआई जैसी संस्थाएं जो कि इन्हें फंड कर रही थी, पैसा ला रही थी, इनके लिए उन्हें सही साबित करने की कोशिश की है। उसने एक गैर कानूनी धरने को, गैर कानूनी प्रदर्शन को, एक गैर कानूनी मुहिम जिसमें फेक न्यूज़ का सहारा लिया गया, जिसमें झूठ का सहारा लिया गया, जिसमें दंगों का सहारा लिया गया, जिसमें सांप्रदायिकता का सहारा लिया गया, जिसके पीछे देश को तोड़ने की मंशा थी, उस प्रदर्शन को, उस मुहिम को टाइम मैगजीन ने आज लीगल बता दिया। कहा कि उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस देश के 137 करोड़ लोग जिन्होंने वोट दिया, सरकार चुनी, संसद का गठन किया, संसद ने कानून बनाए, उस पूरी प्रक्रिया को आज उन्होंने कह दिया कि ये प्रक्रिया किसी काम की नहीं है। इस कैंपेन को हमें यहीं पर रोकना होगा और आज हमारा मकसद यही है कि हम पूरे देश को जागरूक कर पाएं कि पश्चिमी मीडिया भी अब टुकड़े टुकड़े गैंग का इंटरनेशनल मीडिया पार्टनर बन गया है और वो भी वही छापता है जो यहाँ से टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग लिखकर भेजते हैं। और हमारे देश में जो लोग हैं, जैसे विपक्षी दलों के नेता, वो इन्हीं रिपोर्ट्स को अब ट्वीट करेंगे, इन्हीं को सोशल मीडिया पर डालेंगे और फिर पूरे दुनिया में हमारे देश का अपमान होगा। अब हम आपको पश्चिमी मीडिया के भारत विरोधी चेहरे के कुछ और उदाहरण दिखाना चाहते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए। अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सितंबर 2014 में ये कार्टून छापा था। इसमें भारत के मंगलयान मिशन का मजाक उड़ाया गया था। हालांकि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक अपना सैटेलाइट पहुंचाया था। लेकिन जब हमने ये उपलब्धि हासिल की तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या छापा ये आप देख सकते हैं। भारत को उन्होंने छापा है। ये पीछे एक किसान नुमा व्यक्ति है, ये उस एलीट स्पेस क्लब में खटखटा रहा है दरवाजा और उसके पीछे उसकी गाय है। इसी तरह वर्ष 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने भारतीय सेना की कार्रवाई पर शक जाहिर किया था। द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक लेख लिखकर इस हवाई हमले के सबूत मांगे थे कि ऐसा हुआ भी है या नहीं। अब आपको ब्रिटिश अखबार द गार्डियन का एक लेख दिखाते हैं जिसमें भारत में लॉकडाउन के लिए मोदीज ब्रूटल लॉकडाउन शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों में भी ऐसे ही लॉकडाउन लागू किए गए थे। हालांकि वहां के लॉकडाउन के लिए अखबार ने ऐसी कोई तीखी टिप्पणी नहीं की थी जैसी भारत के लॉकडाउन के लिए की गई थी। तो आपको इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे से बहुत सावधान रहने की जरूरत है।